हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप सबके हिंदी सब्जेक्ट के मेंटर राजेश कुमार आर्य आप सबके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी की पहली अध्याय, पहला पाठ पढ़ा था, चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, समझ लिया था अच्छी तरह से। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को करेंगे, करने वाले हैं। हम लोग जो प्रश्न और उत्तर होते हैं उनके, ये लोग हम लोग समझेंगे कि वो प्रश्न क्या है, उसका आंसर क्या होगा, कैसे आंसर लिखा जाता है, इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सबके लिए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा है, तो क्या आप लोगों ने समझा है, क्या याद किया है, या फिर ध्यान दिया है या नहीं दिया है। तो कुछ हम लोग एक दो टॉपिक पूछ लेते हैं, एक दो प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर कि आप लोगों को कितना याद, पहला चैप्टर से आप लोगों को कितना याद। पहला चैप्टर क्या था? जाति प्रथा, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, हालांकि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहले लिखा है, क्या लिखा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का नाम है। ठीक है, इनके लेखक कौन है, इनके लेखक कौन है, पहले चैप्टर के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म परिचय के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे तो इसमें क्या क्या जो ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में पूछा जाता है, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लेखक है ना, उनके जन्म, इनका जन्म, जो लेखक का जन्म होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा बार पूछा जाता है। जन्म, इसके बाद पिता का नाम, पिता का नाम, इसके बाद माता का नाम, इसके बाद मृत्यु, उनकी मृत्यु, मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सब पूछा जाता है। ये तो मेन लेखक के बारे में, जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इन चारों प्रश्नों के जवाब क्या होंगे। बताइए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। पिता का नाम रामजी सकपाल। माता का नाम बताइए आप लोग, माता का नाम क्या था? भीमाबाई। माता का नाम भीमाबाई था। और मृत्यु कब हुआ था? 1956 में। 1956 में हुआ था। पूछ देगा कहाँ हुआ था, तो लिख देंगे यहाँ पर दिल्ली में। भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ था 1956 में, दिल्ली में हुआ था। अब यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, तो कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया। पहला जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया? पहला जो चैप्टर है वो लिया गया था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। एनाहिलेशन ऑफ एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का भाषण है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट है ना, ये एक प्रकार का भाषण है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि जो अपना पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसकी प्रकृति क्या है। ये एक चैप्टर जो है क्या है, निबंध है कि साक्षात्कार है कि भाषण है, क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हम लोग का चैप्टर है वो एक निबंध के रूप में है। ठीक है, निबंध के रूप में है, लिखा गया है, और निबंध के रूप में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि जो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट है ये पूरा मिला करके भाषण है।
लेकिन इस भाषण का कुछ कट आउट भाग, कुछ भाग काट कर हम लोगों को पढ़ना है और एक निबंध के रूप में हम लोगों को पढ़ने को मिला है इस चैप्टर में। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो अगर चैप्टर का नाम दिया रहेगा तो यहाँ पे देख लेना निबंध है, और अगर एनाहिलेशन ऑफ कास्ट दिया रहेगा तो फिर वहां पे हो जाएगा आंसर भाषण। ठीक है, ये सब बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ, क्योंकि आज हम लोग जो ये वीडियो जो मुख्य रूप से बना हुआ है वो सब्जेक्टिव के लिए ही बना हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर। देखिए सब्जेक्टिव में जो बुक में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर हम लोग करते चलेंगे, सभी क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को समझना, प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आप लोग समझ जाते हैं तो फिर आंसर देने में उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन को समझना। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। जो लेखक है वो किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। हम पूछते हैं कि सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि इस चैप्टर के लेखक कौन है। तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस चैप्टर के लेखक हैं। और वो किस विडंबना की बात करते हैं, चैप्टर ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। देखिए अब इसका उत्तर देखिए क्या है। लेखक बाबा साहब अंबेडकर। जब भी प्रश्न में सिर्फ लेखक लिखा रहता है तो आप लोग वहां पर लेखक का नाम जरूर मेंशन करने अपने आंसर में, अपने जब भी उत्तर लिखें तो उसमें लेखक का नाम जरूर मेंशन करें, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको यह पता है कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है और उसके लेखक कौन है। ठीक है, अब देखिए लेखक बाबा साहब अंबेडकर ने आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है जिसे विडंबना कहते हैं। जो लेखक है ना, आज के युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है आज के युग में, और इसी बात को विडंबना के रूप में देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और इसी बात का विरोध करते हैं वो। ठीक है, तो विडंबना क्या है? जातिवाद के बढ़ावा देने वालों की। ठीक है, जो समाज में जातिवाद को बढ़ावा देते हैं यही एक विडंबना है। और विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। विडंबना का स्वरूप यही है कि जो आधुनिक सभ्य समाज जो है ना, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। लेकिन ये तो आवश्यक है, चलिए ठीक है, लेकिन जो श्रम विभाजन है ना आगे चल के जाति प्रथा का रूप ले लेता है, श्रमिक विभाजन का रूप ले लेता है, ये अस्वाभाविक है। और इसी का विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करते हैं और इसे एक विडंबना के रूप में देखते हैं। तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक, जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, जातिवाद के पोषक हैं, वो उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक हैं, जातिवाद को जो बढ़ावा देते हैं, वो क्या कहते हैं, इस बारे में उनकी क्या राय है, क्या तर्क है, वो क्या बात बताते हैं। तो अब इसका आंसर क्या है देखिए, हम लोग देखते हैं। जातिवादियों का कहना है, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं उनका कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। ठीक है, क्या तर्क है उनका? उनका तर्क ये है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसको आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्यों? क्योंकि श्रम विभाजन जो है ना जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा का दूसरा रूप है, ऐसा वो लोग कहते हैं। ऐसा किसका मानना है? ऐसा जातिवाद को बढ़ावा देने वालों का मानना है। जातिवाद को जो बढ़ावा देते हैं ना उनका कहना है। इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। श्रम विभाजन में वो लोग कहते हैं कि जो श्रम विभाजन है वो जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। लेकिन श्रम विभाजन में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन श्रमिक विभाजन में तो है।
जो श्रम विभाजन है आगे चलकर जाति प्रथा का रूप ले लेता है, जाति के आधार पर विभाजन करने लगता है, श्रमिक के विभाजन होने लगते हैं, तो ये एक विडंबना है। ठीक है, तो यही वो लोग तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जो जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे थे, जो तर्क हैं, उनके खिलाफ जो है हमारे लेखक, हमारे इस चैप्टर के जो लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी क्या आपत्ति है? उनको इससे क्या दिक्कत हो रहा था कि वो विरोध करने लगे? आखिर उनकी क्या दिक्कत है? ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या आपत्ति है। तो उनकी क्या आपत्तियां हैं ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, यहाँ पर देखिए फिर से मैंने लेखक का नाम मेंशन कर दिया गया है, तो आप लोग भी जब भी आंसर लिखें तो उस चैप्टर के लेखक का नाम मेंशन जरूर करें, अगर प्रश्न में लेखक शब्द आया हो तो। ठीक है, तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। मतलब प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है, आप लोग लिखकर यहाँ पर पॉइंटिंग भी कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके, या फिर कॉमा दे के भी आप लोग लिख सकते हैं। तो क्या क्या है आपत्तियां, हम लोग देख लेते हैं। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जो जाति प्रथा है ना, श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, इससे उनको आपत्ति है, ये पहला पॉइंट है। और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। जो विभाजन होता है ना, श्रम विभाजन, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। जातिवाद को जो बढ़ावा देते हैं वो आवश्यक मानते हैं, लेकिन आगे चल के श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिक विभाजन होने लगता है, जाति प्रथा, जाति के आधार पर विभाजन होने लगता है। तो इसी बात से हमारे जो लेखक हैं भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनको आपत्ति थी इस बात से। ठीक है, इसी बात से, और इसको वह अस्वाभाविक विभाजन मानते थे, क्योंकि देखिए कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है, ये सही है, वो भी स्वाभाविक है, लेकिन श्रमिक का विभाजन नहीं होना चाहिए। ये जो श्रमिक का विभाजन होता है ना, ये अस्वाभाविक विभाजन हो जाता है। तो इसी बात से हमारे लेखक को आपत्ति थी। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग समझ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, बिल्कुल नहीं, कमेंट करते जाइएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जो जाति के आधार पर जो भारतीय समाज में बंटवारा होता है, विभाजन होता है, उसे हम स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं कह सकते हैं? क्यों स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जाता है? देखिए, इसका आंसर होगा कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। सबसे पहले तो उस बात को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले किस बात को लिखेंगे? जो प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसी बात को सबसे पहले लाइन में हम लोग लिखेंगे कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता। मान लीजिए हम लोग जाति के आधार पर विभाजन कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि वही कार्य कुशलता उसमें हो? बताइए, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। अगर हम ये कहें कि कोई नाई का लड़का है, वो नाई का ही काम करेगा, तो फिर क्या इसकी गारंटी है कि उसको बाल काटने आता ही हो? ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है। तो फिर यही विभाजन जो है ना अस्वाभाविक हो जाता है। अस्वाभाविक विभाजन यही होता है, क्योंकि हम लोग जो है श्रम विभाजन करते हैं कार्य कुशलता के लिए, लेकिन जातिगत श्रम विभाजन जाति प्रथा का रूप ले लेता है, जो कि अस्वाभाविक है। बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। अब ये पहले से ही तय कर दिया जाता है कि अगर नाई का लड़का पैदा होगा तो बाल ही काटेगा। अब बताइए, वो ठीक से अभी पैदा नहीं हुआ है और उसका विभाजन हमारे समाज ने कर दिया है कि वो जब भी पैदा होगा तो बाल ही काटेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो ये विभाजन जो है अस्वाभाविक। इसी का विरोध हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करते आ रहे हैं।
जो कि विवशतावश अरुचिपूर्ण होने पर के कारण गरीबी और अकर्मव्यता को बढ़ाने वाला है। अब मान लिए विवशतावश किसी को अरुचिपूर्ण मतलब जिस कार्य में रुचि ना हो और वही चुनना पड़े विवशतावश में। मान लीजिए कोई हलवाई है, अगर विवशतावश उसे वही चुनना पड़े कि नहीं ये हलवाई का ही काम करेगा, उसमें और दूसरा कोई टैलेंट नहीं है, तो फिर अगर किसी काम में किसी की रुचि नहीं हो, उस व्यक्ति की रुचि नहीं हो काम करने में, तो फिर वह काम अरुचिपूर्वक करेगा, मतलब बिना मन के करेगा। बिना मन के करेगा तो फिर गरीबी भी बढ़ेगी और अकर्मव्यता भी बढ़ेगी, मतलब ठीक से काम भी नहीं होगा, समय से काम भी नहीं होगा और गरीबी तो बढ़ेगी। तो यही जो है ना, इसी कारण जो है जाति को भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता। आप लोग समझ गए कि जाति को श्रम विभाजन के रूप में स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी की प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। वही पूछ रहा है कि आखिर कैसे बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे आंसर होगा, आइए देख लेते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। क्योंकि भारतीय समाज में जो है ना, श्रम विभाजन का आधार क्या है, जाति है, और जाति के आधार पर विभाजन हो रहा है। यही प्रत्यक्ष कारण है और मुख्य कारण है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, भले उसको उस कार्य करने में रुचि है या नहीं है, या फिर उसमें टैलेंट है या नहीं है, लेकिन हम लोग पहले से विभाजन कर देते हैं। समाज जो है इस विभाजन को मान्य कर देता है और विभाजन कर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में मन ना लगे तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। जब किसी व्यक्ति का काम में मन ना लगे तो फिर उस काम को कैसे वो ठीक ठाक से कर सकता है, कैसे उस काम को वो कर सकता है। जब उस काम करने में किसी का मन नहीं लग रहा है तो फिर जैसे बच्चे हैं, आजकल के बच्चे हैं, उनको अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो फिर वो ठीक से पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, याद ही नहीं रहेगा। तो किसी भी काम को करने के लिए उसमें रुचि होना चाहिए, उसमें टैलेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर रुचि नहीं रहेगी तो काम फिर ढंग से नहीं होगा। और यही जो बात है ना, बेरोजगारी का मुख्य कारण बनी हुई है। क्या? जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी की प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसका कारण यही है, अस्वाभाविक विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जो लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, और मानते हैं तो क्यों? और क्यों दिया गया है कि अगर मानते भी हैं तो फिर क्यों मानते हैं, उसका कुछ कारण तो होगा। अब देख लेते हैं इसका आंसर। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। जो लोगों का निर्धारित कार्य है ना, वही सबसे बड़ा उद्योगों में कारण है। क्योंकि निर्धारित जो कार्य है वो टैलेंट के आधार पर होना चाहिए, टैलेंट के आधार पर होनी चाहिए, शिक्षा के आधार पर होनी चाहिए, ना कि जाति प्रथा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, और इसी को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं हमारे लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्यों मानते हैं, इसका भी जवाब, क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है। अगर किसी काम में हम लोगों को मन ना लगे तो हम लोग क्या करते हैं, टाल देते हैं उस काम को, चलिए कल होगा। जब मन ही नहीं लगेगा तो काम तो टाला ही जाएगा ना। किसी के द्वारा जब मन नहीं लगेगा कार्य करने में, रुचि नहीं है उस कार्य को करने में, तो फिर क्या करेगा वो उस काम को टालते जाएगा अगले दिन के लिए कि चलिए बाद में होगा, कल होगा। तो इस तरह से क्या होगा, काम भी ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति की उस काम में रुचि ही नहीं है और काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है, कम काम करने के लिए।
यहाँ पे एक मिस्टेक है, कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। जब काम में मन नहीं लगता है तो वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। और इसी को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई भी प्रश्न अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, या फिर वीडियो को हल्का स्लो करके आप लोग फिर से देख लेंगे, बहुत ही समझ में आ जाएगा आसान शब्दों में। ठीक है, 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? मतलब उसमें क्या ऐसा पॉइंट है, इस चैप्टर में कौन सा ऐसा पॉइंट है कि उसमें जो लेखक है जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है, किस पॉइंट पे चलते? इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट है, आइए हम लोग देख लेते हैं। लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। यहाँ पर भी आप लोग पॉइंट कर सकते हैं, पॉइंट नंबर देके भी लिख सकते हैं या फिर कॉमा देके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है अस्वाभाविक श्रम विभाजन। समाज में अस्वाभाविक श्रम विभाजन, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अस्वाभाविक विभाजन क्या कहलाता है, तो वही जो है अस्वाभाविक श्रम विभाजन जो है ये पहला पॉइंट है, जिसके कारण जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा पॉइंट है बढ़ती बेरोजगारी। बढ़ती बेरोजगारी जो है यह भी एक कारण है। इसके बाद अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव, मतलब कि वो काम करने के लिए उसमें रुचि नहीं है, वो कार्य करने में रुचि नहीं है उस व्यक्ति को, फिर भी विवशतावश उसी काम को चुनने में, उसी काम का चुनाव, ये भी सबसे बड़ी समस्या है और यह भी एक हानिकारक प्रथा है। गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप। गतिशील एवं आदर्श समाज जो है, आदर्श समाज और वास्तविक जो लोकतंत्र का स्वरूप है वो भी एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है, 8 नंबर है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, स्थापना के लिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? मान लीजिए सच्चे लोकतंत्र की अगर स्थापना करना हो, अपने भारतीय समाज में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करनी हो, तो फिर उसका स्वरूप कैसा रहेगा, मतलब किस पॉइंट पे हमें ध्यान होगा और क्या विशेषता होनी चाहिए उसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुत सारे विशेषताएं जो हैं उनको हमारे लेखक बाबा साहब ने आवश्यक माना है। ठीक है, बहुविध हितों में, बहुविध मतलब हर विधि से, हर समाज से, हितों में हर समाज के हित में, हर समाज के लिए सबका भाग सामान्य होना चाहिए, सबकी सामान्य भागीदारी होनी चाहिए, सबकी बराबर भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो सबकी भागीदारी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये इसी से सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। सबको, मान लीजिए अपने समाज की रक्षा करना है, समाज के जो नियम है, नीति है, उन सब की रक्षा करने के लिए सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको इसके प्रति सजग होना चाहिए। ठीक है ना। हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। भाईचारे की भावना कैसी होनी चाहिए? अपने सभ्य समाज में भाईचारे की भावना कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी से, जैसे दूध और पानी को आपस में मिला देने से पता नहीं चलता है तो उसमें दूध कितना है और पानी कितना है, उसी तरह हमारे सभ्य समाज में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। हमारे जो समाज में अपने जो साथी हैं, अपने दोस्त हैं, सहपाठी हैं, उन सबसे क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, सबके दिल में सम्मान होना चाहिए। यही एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकती है, वरना नफरत और घृणा से सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कभी नहीं होगी।
तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, बिल्कुल सही, आप लोग समझ गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या जो 9 है यह है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। ये जो प्रश्न है इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा पिछले वीडियो में, या हम अभी भी दिखा देते हैं। ये जो है जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो पाठ का सारांश लिखने को बोल रहा है, ये पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ाया था पाठ का सारांश। यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा देते हैं, ये रहा पाठ का सारांश, और यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जो पाठ का सारांश है वो पूरे मतलब इस चैप्टर के जितने भी, चैप्टर तो बहुत लंबा है लेकिन उसमें सारांश जो निचोड़ होता है ना उस पाठ का, उस पाठ में लेखक कहना क्या चाहते हैं उस पूरे बात का निचोड़ पाठ का सारांश है। और यहाँ पे हमने दे भी दिया है, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, और नहीं तो ऐसा कीजिए आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पाठ का सारांश का। ये पहला पेज है और सेकंड पेज यहाँ से ले लीजिए। बिल्कुल, चलिए इस 2 पेज में पाठ का सारांश रहा, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनते हैं, इस चैप्टर से हम लोग उस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए तब तक के लिए बहुत आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। सबके लिए सबके धन्यवाद। जय हिंद।